गुड मॉर्निंग एवरीवन। जिस तरीके से आपने देखा होगा, लास्ट वीडियो मैंने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन स्टार्ट किया था क्लास 10th का। और उसमें मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं वो सीखा था, और साथ ही साथ मैंने फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में बताया था। अब उसमें आगे और क्या है क्लास 10th में, अब हम इस वीडियो में उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके। जिस तरीके से आपको स्क्रीन पे दिख रहा है डिस्क्रिमिनेंट, तो आज हम डिस्क्रिमिनेंट से स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? ये होता है डी से डिनोट करते हैं, और जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और जिसे डेल्टा भी लिखते हैं कई बार हम। डी या डेल्टा दोनों से डिनोट किया जाता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे बी क्या है? बी आपका एक्स का कोफिशिएंट है, ए है आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी है कांस्टेंट। इसका मतलब जो भी एक्स स्क्वायर के साथ लिखा होगा वो आपका ए हो जाएगा, जो भी एक्स के साथ होगा वो बी हो जाएगा, और जो कांस्टेंट होगा वो सी होगा। और उन्हीं की हेल्प से आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। ओके। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डायरेक्टली उन्होंने, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अल्फा को आप में प्लस लगा दे रहे हैं हम लोग, और बीटा में माइनस लगाते हैं, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अल्फा प्लस है और बीटा माइनस है। कोई भी एक एक अल्फा और एक बीटा। तो डी की वैल्यू ऑलरेडी बी स्क्वायर माइनस 4ac, और वहीं से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के हिसाब से अल्फा की वैल्यू आ जाती है माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और बीटा आ जाता है माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये ऑलरेडी यहाँ लिखा भी है। क्लियर? तो इसका मतलब जब भी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, और एक बार डिस्क्रिमिनेंट मिल गया तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन हमने लिया हुआ है यहाँ पे, और उसी को ही समझते हैं कि किस तरीके से फॉर्मूले की हेल्प से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पे मुझे क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 इक्वल टू 0 है, तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख के आया है। कि जब क्वेश्चन में कई बार लिख दे रहा है कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसका मतलब अब आप कोई और मेथड यूज नहीं करोगे, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को ही सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो सबसे पहला, कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करना है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है उसका डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए उसे आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करना होगा। तो अगर इस क्वाड्रेटिक को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो ए की वैल्यू साफ साफ दिख रही है 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं, यानी कि 1 हो रहा है। टी की बात करें तो हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट -8 है, तो -8 हो जाएगा, साइन के साथ लिखना है, 8 नहीं -8 होगा। और सी की बात करेंगे तो ये आ जाएगा -20। तीनों वैल्यूज मिल गई। हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे, जो होता है वी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये तीनों वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। तो इस तरीके से डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -8 स्क्वायर -4 × 1 × -20। इस तरीके से ये आ जाएगा 64 प्लस 80। कॉक होगी प्लस, क्यों सर? प्लस इसलिए हो गया क्योंकि ये -4 निगेटिव है, और ये -20 मल्टीप्लाइड करके प्लस का किया था, माइनस माइनस प्लस होता है। तो इस तरीके से ये देखें तो कितना आ जाएगा 144। तो डी मिल गया मुझे 144। अब फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है? एक्स होना चाहिए माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। बी स्क्वायर माइनस 4 रिसीव नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि डी की वैल्यू वही है, तो बस हम अपना वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे दोनों। तो इस तरीके से हमारे पास माइनस बी कितना है, -8 प्लस माइनस रूट 144, और डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 × 1। इस तरीके से सॉल्व करें तो जाता है 8 प्लस -12 डिवाइडेड बाई 2। ये तो हो गया एक्स। अब हमें दो फैक्टर चाहिए भाई, दो फैक्टर्स यानी कि दो वैल्यूज होंगी, रूट्स दो होंगे क्वाड्रेटिक के, तो मुझे बताया ना, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो यहाँ पे अभी एक्स के दो वैल्यूज आ जाएंगे, एक को हम अल्फा बोल देंगे, तो हो जाएगा 8 प्लस 12 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करते हैं तो 20 डिवाइड बाई 2, और यहाँ से एक आंसर आएगा 10। और दूसरा हम बीटा बोल देंगे, जो होगा 8 माइनस 12 डिवाइड बाई 2, और जो आ जाएगा -4 डिवाइड बाई 2, और यहाँ से आ जाएगा -2। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हो जाएंगे 10 और -2। तो इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब भी क्वेश्चन में रूट आता है तो बच्चे घबरा जाते हैं। तो देखते हैं भाई रूट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। तो रूट में भी कुछ नया नहीं होता है, बस घबराने वाली बात कोई है ही नहीं। हमें सिंपली ए फाइंड करना है, बी फाइंड करना, सी फाइंड करना, फॉर्मूला हमारे पास है, हम आंसर डालेंगे। वैसे तो इसे हम मेडिटम स्पीड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले हम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। फिर मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि आप कैसे आइडिया लगाओगे कि यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। तो ऐसा नहीं कि देखिए फॉर्मूले से हर क्वेश्चन सॉल्व होता है, पर कई बार क्या होता है कैलकुलेशन बहुत हैवी हो जाता है।
और कई बार फैक्टराइजेशन से बहुत आसानी से फैक्टर्स मिलते हैं और जल्दी से आंसर आ जाता है। कुछ लोग करते हैं कि एक ही रट लेते हैं और फिर हर बार हम फॉर्मूला लगा लेंगे, पर ऐसा नहीं करना है। हमें जरूरत पड़ने पे जिस टाइप का क्वेश्चन उस हिसाब से समझना पड़ेगा। तो भी यहाँ देखते, फिर से वही कहानी, ए आपका 3 हो गया, बी आपका -2√6 हो गया, और सी की बात करें तो 2 हो गया। तो फिर से हमें डी फाइन करना है। डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा b² - 4ac, b² - 4ac। वैल्यू लिखी जाए तो वैल्यू लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा -2√6 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 2। अब 2√6 का स्क्वायर की बात करें तो पावर 2 है, तो पावर 2 है, इसका मतलब इवन पावर है, यानी कि नंबर पॉजिटिव ही रहेगा। तो इस तरीके से 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √6 का 6, फाइनली हो गया 4 × 6 यानी कि 24। यहाँ पे अभी निगेटिव ही है, और ये कितना आ जाएगा जरा देखिए, ये भी 24 आ गया। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया आपका, यहाँ पे 0 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगी, वो हम नेचर ऑफ रूट्स में समझेंगे। फिलहाल यहाँ डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। तो इस तरीके से x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा आपका -b ±√d/2 है। तो ये हो जाएगा अपने पास 2√6 डिवाइडेड बाई 6, सॉल्व किया तो √6/3। क्लियर। अब आप लोग सर यहाँ दो आंसर तो आए नहीं, तो इस केस में अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आता है तो उस केस में अल्फा और बीटा आपस में इक्वल हो जाते हैं, यानी इस केस में क्वाड्रेटिक के दोनों आंसर सेम ही होंगे, √6/3। ओके, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं मिडिल टर्म स्पीड से करना चाहूँ तो कैसे कर, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा 3x² -2√6x + 2 = 0। तो एक तरीका तो देख के समझ आ रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर है एक्चुअली, लेकिन फिर भी ठीक है, मैंने कहा मल्टीप्लाइड करते हैं। ये आया +6 आया। अब 6 के दो फैक्टर जिनका एडिशन 2√6 होता है, तो मुझे दिख रहा है √6 और √6। क्योंकि पॉजिटिव आता है तो एडिशन देखते हैं, निगेटिव आता है तो डिफरेंस देखते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। मैंने कहा अगर इसका अच्छे से डिटेल में समझना है तो मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें हमने इसी के बारे में बात की, तो वहां से भी देख सकते हो। तो इस तरीके से आ जाएगा 3x² -√6x -√6x + 2। तो ये जो सॉल्व कर रहा हूँ ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से नहीं, फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहा हूँ। फिर हमें दिख रहा है कि पहले टर्म में अगर तुम ध्यान से देखो, 3 के अंदर भी √3 होता है और √6 के अंदर भी √3 है, तो हमने √3x कॉमन ले लिया। तो यहाँ आएगा √3x माइनस √6 में से √3 बाहर गया तो √2 रह जाएगा। √2 इंटू √3 √6 होता है। यहाँ पे भी देखें, फिर से वही कहानी, 2 के अंदर भी √2 होता है, क्योंकि √2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो √2 बाहर आएगा और यहाँ भी बचेगा √3 माइनस √2। तो इस तरीके से तुम देखो तो दोनों फैक्टर आएंगे, √3x माइनस √2, और दूसरा भी यही आएगा √3x माइनस √2। तो देखिए यहाँ पे दोनों फैक्टर आपस में इक्वल हो गए। अब अगर मैं x की बात करूँ तो x आ जाएगा आपका √2/√3। अब आप कहोगे सर ऊपर तो कुछ और आ रहा है, मैंने कहा इसको रेशनलाइज करते हैं, देखो वही आएगा। √3 से अगर मल्टीप्लाइड कराओ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, √3 इंटू √2 आ जाएगा √6, और √3 3 हो जाता है। तो ये देखो बिल्कुल सेम आ रहा है। तो देखिए ये प्रोसेस था फैक्टराइजेशन से, और ये जो हमने सॉल्व किया वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। अब ये कैसे आइडिया लगाया जाए कि कौन सा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व हो सकता है और कौन सा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन से। तो बात आती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से तो हर क्वेश्चन सॉल्व होता है, लेकिन फैक्टराइजेशन से सभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो पहचाना कैसे जाए कि कौन से क्वेश्चन फैक्टराइजेशन होंगे, तो उसके लिए सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा आपको। डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है, डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर मतलब 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 25 हो सकता है, 64 हो सकता है, 144 हो सकता है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा, जीरो भी अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर ही माना जाता है, तो वो भी चलेगा। वो सभी के सभी क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो जाएंगे, यानी कि जिसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा वो आपका फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो जाएगा, और जिसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसमें फैक्टराइजेशन लगाने से भी कोई फायदा नहीं है, वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। आप नहीं ढूंढ पाओगे इतनी आसानी से कि कौन से कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं। तो सिंपल चेक करना है, अगर तुम्हें ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो डिफाइन करो फटाक से। डिफाइन करो, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, नहीं तो फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हो। लेकिन अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो एक ही अभी फिलहाल मेथड है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ और अपना एक्स फाइंड करो।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो नेक्स्ट टॉपिक है अब इसमें नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नेचर ऑफ रूट से क्या होता है कि जब आपको एक क्वाड्रेटिक दी जाती है और आपको बिना सॉल्व किए ये जानना है कि दोनों रूट्स का नेचर क्या है। रूट का नेचर मतलब कि वो आपस में इक्वल हैं या अनइक्वल हैं, रियल हैं या इमेजिनरी, ये तीन बातें हैं। तो एक एक करके समझते हैं। तीन केस बनते हैं, तीन केस में आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले जब भी आपको नेचर ऑफ रूट ढूंढना है, सबसे पहले तुम ढूंढोगे उसका डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ढूंढना है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। और अगर डिस्क्रिमिनेंट आपको मिल गया, उसके बाद आप तीन केसेस हैं यहाँ पे, एक एक करके समझ लेते हैं, वो फाइन करेंगे, हमें समझ आ जाएगा। अब देखो, अल्फा की वैल्यू आपने लिखी थी माइनस बी प्लस रूट डी वन टू है, बीटा की वैल्यू लिखी माइनस बी माइनस रूट डी वन टू। खुद ही समझो, अगर मैं तुमसे बोलता कि अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती तो क्या होता है, समझो। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती तो उस केस में ये दो अलग अलग वैल्यूज आ रही होती, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। तो यही अपनी बात की है, केस वन में लिखा है, ये तो और देख लेते हैं। तो यहाँ देखो, केस वन में मैंने साफ साफ बोला हुआ है कि डी ग्रेटर देन जीरो। तो क्या लिख रखा है नेचर ऑफ रूट, रियल एंड अनइक्वल या डिस्टिंक्ट। ये कहानी है, क्यों है अभी बताया मैंने कि अगर डी कुछ वैल्यू एडजस्ट कर रहा होगा तो एक बार वो प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है दोनों के दोनों आपस में अनइक्वल आएंगे। बात आती है रियल क्यों। अब ये कैसे पता चला रियल कैसे हो, अनइक्वल तो समझ गया। रियल का मतलब है कि जब एबीसी की बात करें तो एबीसी लिखा था एबीसी बिलोंग टू रियल नंबर। जब एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो उनका कॉम्बिनेशन भी तो रियल नंबर ही होगा। और यही रीजन है कि ये दोनों के दोनों आपके रियल होंगे और अनइक्वल तो होंगे, क्योंकि एक बार प्लस है एक बार माइनस है। अब बात करें अगली, तो यहाँ पे सेकंड केस आता है डी इक्वल टू जीरो। अब सोचो, जब डी इक्वल टू जीरो तो रूट्स क्या हो रखे हैं, रियल एंड इक्वल। अब इक्वल क्यों बोल दिया, तो सिंपल कहानी है कि अगर डी की वैल्यू जीरो के बराबर हो गई तो यहाँ पे माइनस बी बाई टू बचेगा, और यहाँ भी देखो माइनस बी बाई टू, जीरो किसी से ऐड करो या माइनस करो क्या ही फर्क पड़ता है। तो यही रीजन है, दोनों रूट्स आपके अल्फा और बीटा इस तरीके से आ जाएंगे, माइनस बी बाई टू है माइनस बी बाई टू है। क्लियर हुआ। अब रही बात तीसरी। तो तीसरी की बात करें, डी इज लेस देन जीरो। अब यहाँ पे बोला गया है नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स को दूसरे तरीके से बोलते हैं इमेजनरी रूट्स। डी इज लेस देन जीरो तो इमेजनरी रूट्स रहेंगे, और अनइक्वल यहाँ भी रहेगा, क्योंकि एक बार आप प्लस कर रहे एक बार आप माइनस कर रहे। समझ के बात को। अब बात है इमेजनरी की, बात क्यों कही गई इन्होंने, क्यों, समझो बात को। जो आपका एक्स था वो था माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू। जो आपका एक्स था वो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू था। अब अगर ये निगेटिव है, अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, तो हमको रियल नंबर्स में ये बात बता रखी गई है कि कभी भी रूट के अंदर का नंबर निगेटिव नहीं हो सकता। ये कैसा होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, अगर तुम्हें कहती है रियल। और 11th में भी तुम एक कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ोगे, उसमें तुम्हें और डिटेल में बताएंगे कि इमेजिनरी नंबर्स हैं क्या। फिलहाल अभी ये बात समझ लो, कोई भी नंबर जिस जो रूट के अंदर निगेटिव होगा वो रियल नहीं इमेजिनरी होगा। और यही रीजन है कि उसके साथ जब आप रियल जोड़ते भी हैं, रियल और इमेजिनरी आपस में ऐड भी होते हैं, तो भी ओवरऑल वो इमेजिनरी ही बोला जाएगा। हमारे रूट्स लेस देन जीरो पे इमेजिनरी और अनइक्वल रहेंगे। अनइक्वल क्यों, क्योंकि एक बार प्लस है एक बार माइनस है। रियल होने के लिए रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होनी ही चाहिए। ठीक है ना बात। तो ये हो गई बात। अब इसी को मैंने एक साथ बना दिया, फ्लो चार्ट में देख सकते हो, साफ साफ लिख रखा है भाई कि अब कई बार क्वेश्चन में सिर्फ रियल लिखा होता है। अब रियल का मतलब ये होता है कि दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे या रियल एंड इक्वल होंगे। तो ये बात एक साथ लिख दी यहाँ पे, ये पूरा अच्छे से देख सकते हो। और इमेजनरी के लिए सिर्फ एक ही कहानी है कि डी लेस देन जीरो होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये तो होगा नेचर ऑफ रूट्स की। ओके, इसके बाद आगे बात समझते हैं। अब देखो, ये क्यों लिखा है, ये एक गलती होती है बच्चों से अक्सर, कि वो डिस्क्रिमिनेंट को कई बार रूट डी मान लेते हैं। रूट डी नहीं है भाई। तो डी निगेटिव हो सकता है पर रूट डी निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है ना बात। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली ये बात बताने की कोशिश की है कि ऐसा मतलब नहीं कि डी ही निगेटिव, नहीं, डी निगेटिव आएगा, उसका आंसर हम लिखेंगे कि भैया नेचर ऑफ रूट इमेजनरी और अनइक्वल हो जाएंगे। ठीक है। तो ये बस याद रखना है कि भाई डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो रूट के बाहर की वैल्यू है, 20 का माइनस 4 से। ठीक है बात। अब कुछ क्वेश्चन हैं और चलो देख लेते हैं उनके ऊपर।
जैसे ये देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने कहा है कि भाई नेचर ऑफ रूट्स बताओ। नेचर ऑफ रूट्स मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालो, और उन तीन केसेस में किसी ना किसी एक पे सेट हो रहा होगा बात, और वहीं से हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को देखते हैं। उसने कहा नेचर ऑफ रूट्स बताओ, और उसके बाद अगर एग्जिस्ट कर रहा है यानी कि रियल है, तो हम फैक्टर मतलब आंसर भी बताना है हमको, अल्फा बीटा क्या होगा। तो देखो सबसे पहले ए फाइंड करते हैं, तो ये हो गया 3, बी हो गया -7, और सी हो गया आपका 4। और इस तरीके से अगर मैं देखूं, तो मेरे पास डी कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा B² -4AC। सॉल्व किया तो -7 का स्क्वायर -4 × 3 × 4, तो इस तरीके से आएगा 49 माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 48, और ये आ गया 1। और 1 क्या है आपका, 1 एक पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब D इज ग्रेटर देन 0, यानी कि हम लिख सकते थे बोथ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये तो हो गया नेचर ऑफ रूट्स। अब एक बार डी निकल गया, हमसे कहा गया भाई रूट्स बता दो। तो अब जब ऑलरेडी डी तक पहुंच ही गए हैं, तो फैक्टराइजेशन करने की क्या जरूरत, वैसे इससे फैक्टराइजेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, आप फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। पर मैंने कहा जब डी फाइंड ही कर लिया, तो सीधा फॉर्मूला लगा लेते हैं ना। तो हमारा अल्फा आ जाएगा -b + √b/2a, और बीटा आ जाएगा -b -√b/2a। इस तरीके से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, हमारा बी था, बी ए -7 हमारा होगा ना, बी ए -7 A3 है, -7 और 3, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास -7 + 1, √1 का 1 ही हो जाएगा, /2 है यानी 6। तो इस तरीके से यहाँ देखो, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 8/6, और इधर आ जाएगा 7 - 1/6, यानी कि 6/6, ये सॉरी बीटा हो जाएगा ये। तो ये आ गया 1, तो ये 1 आ गया, और ये सॉल्व करें तो ये 4/3 आ गया। तो इस तरीके से दो आंसर हो जाएंगे, 4/3 और 1। तो ये आप रूट्स फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये नेचर ऑफ रूट्स इस तरीके से निकाला जा सकता था। अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो ये हो जाएगा, इक्वल आता है तो 0 के इक्वल आ जाता है, तो इक्वल एंड रियल रह जाते हैं, और लेस देन आता है तो अनइक्वल एंड इमेजिनरी हो जाता है। क्लियर हो गई बात? तो फिर ठीक है, आज यहीं पे रखते हैं, और इसके आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय, टेक केयर।